तो आप अपने सामने में बुक और पेन लेके बैठ जाइएगा और साथ ही साथ आप आंसर करते रहिएगा। और चलिए हम बिना कोई देरी किए सेट 5 को देखते हैं और फिर कल से आपका सेट थोड़ा से स्पीड में कराएंगे ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेट करा पाएँ। तो चलिए, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी में। आपको पता होगा कि कांग्रेस का भी स्थापना इसी यानी 28 दिसंबर 1885 को होती है। मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो मृत घाटी जो प्रसिद्ध है वो अत्यधिक उष्णता के कारण ये प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे हमें आंसर करना है और यहाँ पे 4 कथन यानी कथन दे रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करने हैं, आंसर करने हैं। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है यानी जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती है। और उसके बाद दूसरा है प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, तो ये तो गलत है, उसको खादर कहते हैं। और जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में अगर बात करें तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, यानी चंद्रमा इसमें क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में आती है, तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। यूरेनियम के भंडार निम्नलिखित देशों में कौन शीर्ष पे है? तो सबसे टॉप देश की अगर बात करें जो कि यूरेनियम के भंडार की बात कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का भंडार मैक्सिमम है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा, यहाँ पे आपको जल संधि दे रखा है, तो आपको मैच करना है और कौन इसमें गलत है उसको बताना है। तो यहाँ पे जो डेविस जल संधि है, बेफिन और प्रशांत महासागर, ये वाला हमारा यहाँ पे बिल्कुल गलत है और बाकी सारे के सारे ऑप्शन वहाँ पे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो ओलिव रिडले के लिए जो प्रसिद्ध हैं भारत के अंदर, तो वो कौन सा है? तो वो अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो वो हो जाएगा आपका भीतरकनिका है कहाँ पे? तो ये है आपका उड़ीसा के अंदर। ठीक है, सुल्तानपुर कहाँ पे है? तो सुल्तानपुर आपको पता होना चाहिए हरियाणा में। सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा के अंदर। और पेरियार कहाँ है? तो ये केरल के अंदर है, जो कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है इसको कहते हैं अमेजन वर्षा वन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान जो पहुंचाता है ये है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डेट इट कॉल्ड CFC। तो चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा AG टॉन्सले, इन्होंने किया था संकल्पना। ठीक है, आगे चलते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन है? तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपकी नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो है आपका नर्मदा, माही और ताप्ती। ये 3 नदी जो हैं आपका कहाँ पे पश्चिम की ओर बहती हैं। सो यहाँ पे ओवरऑल हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन कौन सा? तो याद रखिएगा, सवाल आते हैं नर्मदा, माही और ताप्ती, ये तीनों के तीनों नदी जो हैं पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो याद करिए, आपने पढ़ा होगा अच्छे से, जहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं, जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है तो वहाँ पे क्या बनता है? नमक प्लस यानी लवण प्लस जल बनते हैं, आपने पढ़ा था ना। तो ये कौन सी है? तो ये आपका जो अभिक्रिया है ये इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो ये है आपका अवक्षेपण। ठीक है, अगला देखते हैं। यानी ऑक्सीकरण नहीं होने का मतलब होता है जहाँ पे कि आपका ऑक्सीजन नहीं, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है या फिर ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, तो बाकी तीनों में तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और अवक्षेपण में ऑक्सीजन का रोल नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो कौन सा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है? तो ये बिल्कुल ईजी हो गया, जो कि आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो रबर जो है ये आइसोप्रेन का बहुलक है। किसका है? आइसोप्रेन का बहुलक है। चलिए आगे देखते हैं।
हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, तो ये कौन होता है? तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका समतल एवं उत्तल। समतल और उत्तल के अंदर क्या होता है? हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? तो यहाँ पे अगर हम विधि की बात करते हैं, सबसे पहले हम इसको स्लाइड कर देता हूँ ऊपर। ठीक है, ये हो चुका है ऊपर। अब बात करते हैं हम इसका आंसर की। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, सारे के सारे विधि होते हैं, यानी रवाकरण भी होता है, आसवन विधि भी होता है, निस्यंदन भी होता है और ऊर्ध्वपातन भी होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो यहाँ पे अगर हम हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, रिलैक्सिन भी होता है, जो कि आपका डिलीवरी के टाइम में होता है। तो यहाँ पे सारे के सारे हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। यहाँ पे आपके सामने में विटामिन दे रखा है और उसका काम पूछा है। तो यहाँ पे अगर हम मैच करें तो मैच यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? तो एक यानी टेकोफेरॉल, इससे टेकोफेरॉल हो गया आपका। तो ये विटामिन यानी जनन क्षमता की कमी, यानी विटामिन ई होता है टेकोफेरॉल, उसका रासायनिक नाम। तो ओवरऑल एक तीन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में जो भोजन का अंतःग्रहण होता है वो किसके किसके द्वारा होता है? तो इसकी अगर हम बात करें आंसर की तो ये हो जाएगा आपका कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक कौन सा है? तो ऊर्जा की मात्रक की बात अगर करें तो ये आपको पता होगा, सीजीएस मात्रक की यहाँ पे बात करें तो ये जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। जबकि अगर माफ करिएगा, यहाँ पे हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होता है जूल, जबकि सीजीएस क्या होता है? तो सीजीएस में इसका अर्ग हो जाता है। चलिए, संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उपबंध किया गया है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका भाग 9 का ख में। कहाँ पे? भाग 9 का ख में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओवरऑल कौन सा सही है, इन दोनों को पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा जो है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं पहले और उसके बाद फिर देखते हैं। तो उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। क्या ऐसा है? क्या नहीं, ऐसा तो नहीं है, दोनों 5-5 करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। तो यहाँ पे हमारा 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आप इसको जब पढ़ेंगे तो कौन कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होने वाला है कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। बिल्कुल सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्या है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। बिल्कुल सही है। और उसके बाद वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, चौथा, यह हमारे संविधान में अभी 12 नहीं है, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1, 2, 3 हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये शक्ति मिला हुआ। तो और उसके बाद है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। और तीसरा ऑप्शन है कि इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन हमारा सही हैं। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। और आप क्या करिए, तब तक हम सपोर्ट करने के लिए लाल वाला घंटा को बजा सकते हैं। और वैसे आपकी मन है आप बजाएं या ना बजाएं, इसके लिए आपको मैं फोर्स कभी नहीं करता हूँ किसी वीडियो में नहीं।
आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? तो यहाँ पे अगर बात करें तो वो थे जॉन मथाई। कौन? जॉन मथाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पार्ट नहीं है, सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें सही आंसर की तो हो जाएगा अल्पसंख्यकों की भाषा या लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये इनमें नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापगत का सिद्धांत। कौन सा? व्यापगत का सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में नहीं है। तो कौन सा नहीं है जिसको कि डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के तहत ही, उसी को कहते हैं व्यापगत नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था। तो ये था आपका अवध। कौन? अवध को शामिल नहीं किया गया था। आगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम एक्ट कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1930 में शारदा अधिनियम एक्ट को। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम भारतीय किसान स्कूल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी NG रंगा के द्वारा। किनके द्वारा? NG रंगा के द्वारा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा। किनके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया था? तो ये किया गया था आपका 1909 का लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, आगे देखते हैं कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में गलत है, यानी सही नहीं है? तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या था कि आपका राइट आंसर डी हो जाएगा कि इसके अंतर्गत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था। नहीं, ये गलत था। ठीक है, चलिए, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो भारत में प्रथम चांदी जो पाई गई थी वो हड़प्पा सभ्यता के काल में पाई गई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वो शासक कौन सा था? तो ये था हर्ष। कौन था? हर्ष। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। उसके बाद है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी भागलपुर में वो की गई थी धर्मपाल के द्वारा। किनके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। और मैं भी इसी भागलपुर से हूँ। तो चलिए आगे बात करते हैं, और जिनको कभी मिलना हो मेरे से तो वो आके भागलपुर में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था उनके दरबार में उनकी सेवा के लिए? तो ये था बिम्बिसार। कौन? बिम्बिसार। ठीक है, उसके बाद है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो ये जो भारत आया था इब्न बतूता वो था MBT के काल में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन थी। कैसी थी? कांस्य युगीन थी। रेलवे का सवाल आया हुआ है। उसके बाद है कि तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो तारिक ए मुबारक शाही नामक जो पुस्तक है ये है आपका बिन अहमद सरहिंदी। कौन? ये तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो बिन अहमद सरहिंदी या बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 44, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो कौन सा वायसराय था? तो वो जो था वायसराय वो था आपका लिनलिथगो। कौन? लिनलिथगो। ये वही है जिनके शासनकाल में आपका भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू होती है, 1942 वाला। ठीक है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी के अंदर जो है जानवरों एवं पौधों की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि आपका GNP, बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी विदेशियों से जो आय होता है उसको शामिल नहीं किया जाता है। किसके अंदर? GNP के अंदर। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं।
अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहे हैं कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बांडों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी नहीं की जाती है। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि 2021 में भारत का ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक कितना था 2021 के अंदर। ठीक है, चलिए अपने देखते हैं अगला क्वेश्चन को। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की जाती है? तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना की जाती है 1982 ईस्वी में। ये भी सवाल आपका एग्जाम का है। और उसके बाद है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो ये जो जारी करता है ये करता है आपका IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, IMF। और ये जो हमारा विश्व बैंक, आप इधर विश्व बैंक नहीं, कहाँ गया? चलिए इधर है ही नहीं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो बिम्बिसार ने किसे हरा कर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था? तो ये ब्रह्मदत्त को हराकर अंग में मिला लिया था। और इसने मगध की राजधानी को कहाँ राजगृह बनाया। और इसने भगवान बुद्ध की सेवा में किनको भेजा था? राज्यवैद जीवक को भेजा था। ठीक है, इसके बाद है इसकी हत्या अजातशत्रु ने किया था, जो कि इनका पुत्र ही था, यानी पुत्र ने ही पिता की हत्या कर दिया था। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? कुनिक के नाम से जाना जाता था, यानी इनका उपनाम था। और इन्होंने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, उसके बाद है अजातशत्रु की हत्या उनका पुत्र ने किया। कौन सा? उनका नाम था उदयन। और उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, यानी पाटलिपुत्र की स्थापना किया। सवाल ये भी पूछा हुआ है। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली से, यानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। ठीक है, कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन और फिर बाद में भी ये भी बौद्ध धर्म के फॉलोअर बन जाते हैं। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन होते हैं? तो वो कालाशोक होते हैं। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वो नंदिवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये महापद्मनंद था। ये सब सारे सवाल जो हैं पूछे हुए हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये काफ़ी ज़्यादा हैं पूछे हुए हैं। तो ये हैं घनानंद। और इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो उम्मीद करते हैं आपने सबको अच्छे से देखा होगा। तो चलिए हम मिलते हैं फिर अगले सेट, यानी कल से जो आएगा। आपको ढेर सारे सेट आपको जल्दी जल्दी कराएंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेट हम करा सके। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपने देखा होगा पूरा का पूरा वीडियो और आपने आंसर किया होगा। और 50 में से आपने कितना लाया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।